Depends. सो आपकी फर्स्ट क्लास है। ओके। आपने घर जाके कुछ पढ़ा भाई बच्चों? हम्म। क्या पढ़ा? क्या? ये सब कुछ नहीं पढ़ना था अभी घर जाके। ठीक है। अभी तो आप घर जाके मान लो किसी सब्जेक्ट में आप अगर कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हो, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकली चल रहा है आपका, है ना? तो वो आप करो। कोई चैप्टर है, जैसे अकाउंटिंग चल रही है अभी आपकी ना, ग्रुप 1 शुरू हुआ है जैसे अभी आपका। तो ग्रुप 1 में अकाउंट्स में प्रैक्टिकल है, तो उनको करो आप। अभी स्टार्टिंग की 2 और 3 क्लासेस, और मतलब 3 से 4 क्लासेस के बाद आप क्या कर सकते हैं, घर पे जाके रिवीजन करना शुरू करेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको डेली पढ़ना है। राइट। तो हम अभी तक के डिस्कशन को कंपाइल करते हैं अपने, जो अभी तक का हमारा डिस्कशन हुआ है। टुडे इज अर क्लास नंबर 2। ठीक है। और हमारे इस डिस्कशन के हिसाब से हमने अपनी पिछली क्लास में जो चीज़ें पढ़ी थी उसको डिस्कस करते हैं एक बार। ठीक है। आइए देखिए। हमने पढ़ा था, हमारे पेपर का डिवीजन देखा था। डिवीजन के बाद हम डायरेक्टली आए थे टैक्सेस के ऊपर, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स। कुलदीप अभी कुछ लिखना नहीं है बेटा, बाद में लिखना है। तो हम लोग आए थे डिवीजन ऑफ टैक्सेस पे। ठीक है। मतलब मीनिंग समझा था, मीनिंग के साथ साथ हमने क्या समझा था, कॉन्सेप्ट समझा था। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आए ना? अरे बोलो ना। टैक्स क्यों है? टैक्स क्यों है तो उसके कितने कारण थे, कितने रीजंस थे उसके? सर उसके रीजन थे, एक पब्लिक वेलफेयर, आया ना, और दूसरा डिफेंस। ठीक है ना? पब्लिक वेलफेयर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो हमने यहाँ पे मेंशन करी नीचे ना। हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इसको अच्छे से बंद करो, वॉइस क्लैश हो रही है। हाँ। फिर हमने क्या पढ़ा था, टैक्स क्या होता है? सो बेसिकली टैक्स क्या है, एक चार्ज। चार्ज मतलब एक ऐसा लाइबिलिटी जिसको आप क्या नहीं कर सकते, अवॉइड। अब दिस इज एन अनअवॉइडेबल चार्ज। राइट। कौन इम्पोज करता है? गवर्नमेंट इम्पोज करती है। कैसे इम्पोज करती है? गवर्नमेंट को इसके लिए चाहिए होता है लॉ, यानी कि अगर गवर्नमेंट के पास लॉ से अथॉरिटी नहीं है तो वो टैक्स गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकती। क्लियर हो गई बात? तो ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप सीए बनने के बाद इंडस्ट्री में जाएं, या जब तक आप सीए के अंदर रहें, एटलीस्ट आपको ये बात पता हो कि कौन से टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल हैं और कौन से अल्ट्रा वायरस टैक्सेस हैं। हालांकि कोई भी टैक्स आज की डेट में अल्ट्रा वायरस नहीं है। हाँ, देर आर सर्टेन चार्जेस विच आर एक्चुअली कंपल्सरी। और आपने सुना होगा हफ्ता वसूली, है ना, एक्सटोर्शन मनी, ये सब सुना है आपने? तो आदमी ये सब देता है और उसे कंपल्सरीली देना ही पड़ता है। बट क्या इसको कंपल्सरीली देना लीगल है? नहीं ना। क्या इसके लिए कोई लॉ है? नहीं, इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। है ना? बोलो। तो टेक्निकली अगर देखा जाए, कुछ लोग तो मतलब मजाक मजाक में ऐसे भी बोलते हैं कि एक्चुअल में जो टैक्स है ना, वो एक लीगल एक्सटोर्शन है। तो यू कैन नॉट अवॉइड इट। तो टैक्स इज अ लीगल एक्सटोर्शन विच यू मस्ट हैव टू पे। तो यू कैन नॉट अवॉइड इट। राइट। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि ये कंपलसरी क्यों है, इस कंपलसरी वर्ड का मतलब क्या है। सो दैट कंपलसरी वर्ड हियर इज बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बताया था मैंने? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कुछ मेन एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर मिसिंग भी हैं तब भी क्या होता है, वो टैक्स, वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। आया ना? क्लियर है बात? फिर हमने आगे बात करी थी, क्योंकि हमें टैक्स लगाने के लिए क्या चाहिए, लॉ चाहिए। तो क्वेश्चन अराइज हुआ था, लॉ बनाता कौन है? क्वेश्चन क्या अराइज हुआ था कि लॉ जो है ना, वो बनाता कौन है, कौन बनाता है लॉ, है ना? तो कुछ बच्चों ने कहा था सर लॉ बनाती है गवर्नमेंट। तो मैंने थोड़ा सा क्लैरिटी दी थी आपको इसके ऊपर। मैंने कहा था देखो ऐसा होता है, देयर इज एन आर्टिकल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें सारी चीजों के लिए, ऑलमोस्ट हर एक चीज के लिए
वहां पे क्या लिखा गया है, वहां पे एक प्रावधान बनाया गया है। ठीक है। तो आर्टिकल 245 बात करता है पावर टू मेक लॉ की। किसकी बात करता है गाइस? पावर टू मेक लॉ। तो लॉ बनाने की पावर हमारी कंट्री में कितने लोगों के पास है? दो लोगों के पास है, एक पार्लियामेंट और दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बनाती है, पार्लियामेंट पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है। पार्लियामेंट के कितने हिस्से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी लॉ पहले पार्लियामेंट के लोअर हाउस में जाएगा, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ कोई भी लॉ, तो क्या पार्लियामेंट जाने से पहले कोई लॉ लॉ होता है? क्या होता है? एक ड्राफ्ट बोल रहा है, एक बिल बोल रहा है, एक। थोड़ी नॉलेज इंप्रूव करें आपकी, करें इंप्रूव करें, थोड़ी जीके इंप्रूव करें, आ जाओ। देखो थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं हम आपको इसको। हाँ 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 हाँ, एक काम करना, मैं बताता हूँ। तू यहाँ बैठ जा मेरे साथ। नहीं, अच्छा सीट चेंज कर ले। हाँ चेंज कर ले, सीट चेंज कर ले। आपको भी चेंज करनी है? ठीक है। उसे सोच के, उसने बड़ा सोच के बोला कि नहीं नहीं सर, मतलब रुको थोड़ा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो कुलदीप, मुझे ऐसा लग रहा है ब्रेक के बाद सीए शुरू करा है, ब्रेक लेके फिर सीए शुरू करा है। हाँ। अरे वाह। हाँ। अभी थोड़ा ब्रेक, बीच में क्या कर रहे थे? ओके। ऑनलाइन? कहाँ से? हाँ। बढ़िया। और? ओके। वो पॉसिबल नहीं है, अगर आप बच्चे के साथ हो तो फिर पॉसिबल नहीं है। और वो उसकी एज वो वाली है ना, वो देखता होगा वहां पे क्या चल रहा है, वो दौड़ता होगा, तुरंत बैठ जाता होगा, मैं भी पढ़ूंगा। हाँ। तुम दोनों तुम दोनों सुन रहे हो ध्यान से कितने चैलेंजेस होते हैं? ग्रेट यार, बढ़िया, गुड। नहीं, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी एक स्टूडेंट है ज्योति धवन, पुराने बैच के अंदर थी, लास्ट मतलब लास्ट टू लास्ट बैच। सिमिलर सिचुएशन थी, अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर गई। ठीक है। तो वो एडवोकेट है एंड शी इज डूइंग गुड, मतलब अभी आर्टिकलशिप कर रही है वो, और मतलब बढ़िया है। तो ये तो सही है, मतलब आप पढ़ते रहो, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आज भी पढ़ता हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है मैं आज भी पढ़ता हूँ। ठीक है, कुछ भी पढ़ता हूँ मैं। आप मतलब मेरी बात को समझो, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मैं मुझे मेरा मन करता है ना कि यार मेरे को आज ये टॉपिक पढ़ना है, साइंस का टॉपिक है, पढ़ता हूँ मैं उसको। और वो लिटरली मेरी नॉलेज में एनहांसमेंट करता है, तो ये तो करियर एनहांसमेंट हो रहा है आपका। बिल्कुल होंगे। एक मिनट, वो तो जब तक ये सांसें चल रही है वो तो तब तक चलेंगे चैलेंजेस तो। वो तो हम सबके साथ हैं, तो सबके साथ हैं हमारे चैलेंजेस, तो हमारे सबके साथ हैं। बट देखो, सीए को लेके ना थोड़ा सा मार्केट में भी ना और सोसाइटी में भी ना थोड़ा सा डर है। सीए इज लाइक, मतलब कुछ लोग तो इसको एक ऐसा मतलब फॉरेस्ट टाइप पिक्चराइज करते हैं, जिसमें मतलब ये सब्जेक्ट्स नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट्स एक्चुअली अलग अलग तरह की चुड़ैलें हैं। कि ये भाई साहब, ये तो तुम इनके चंगुल में फंस गए तो मार डालेंगे आपको। बट आई एम टेलिंग यू, इनसे आपको अगर एक बार सब्जेक्ट का बेस क्लियर हो गया ना, आई एम टेलिंग यू, शुरुआत के 15 दिन अगर आपने संभाल लिए, किसी भी सब्जेक्ट के स्टार्टिंग के 15 डेज, 15 लेक्चर्स अगर आपने संभाल लिए, सो यू गाइज विल बी द मोस्ट कॉन्फिडेंट। और यहाँ बच्चा क्या करता है, यहाँ बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है, वो अपनी एबिलिटीज पे फोकस नहीं करता। अगर किसी बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज हैं, सामने बैठ के सीखना, वो दो बच्चों के बातों में आ जाता है, नहीं यार तू ऑनलाइन ले ले यार, वही तो। यार आपकी एबिलिटीज ही नहीं है, वो तो आप सीख ही नहीं पाओगे ना वैसे उनको। दोस्त, आई डोंट हैव 95% स्टूडेंट आज जो वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ना, मतलब टीचर को आपका नाम नहीं पता। यार मेरे को नाम पता है आपका, तो वो चेहरे पे लिखा है आपके, किसको क्या समझ आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। यार हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं ये बात, अब हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं
बहुत स्टूडेंट्स हैं हमारे, सर ऑनलाइन ले रहे हैं भाई, फर्स्ट प्रेफरेंस इज फेस टू फेस। यार हमने तो ऐसे ही सीखा है, और ऐसा नहीं है हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, पढ़ाते हैं। वहां से फीडबैक भी आता है कि नहीं, ऑनलाइन 100% समझ आता है, लेकिन वो अलग अलग आदमी का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोगों ने क्या ना अपने स्टैंडर्ड ऐसे सेट कर लिए, वो काम खत्म करते हैं, बस अपना काम खत्म करे और निकल गए। ठीक है, तो आप जिनका नाम ले रहे हो ना, हम उनसे फेस टू फेस पढ़े थे। यार हम फेस टू फेस में बोर हो जाते थे। ही इज लाइक दैट, शेयर कैपिटल 50,000। सोच के बताओ शेयर कैपिटल कितनी है। क्या सोचना है सर, 50,000 लिखी तो है। सो हमारी जनरेशन कैसी हो गई है आजकल, हमारी जनरेशन आज हो गई है 5G। सो द टीचर शुड बी ऑल्सो चेंज द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, अदरवाइज आपको मार्केट क्या कर देगी, मार्केट आपको आउट कर देगी, मार्केट छोड़ देगी आपको। आज के जो पेपर्स है ना यार, दे आर मोर कंसेप्चुअल। आप पेपर उठाओ तो आपके पेपर्स बहुत कंसेप्चुअल हैं। कंसेप्चुअल पढ़ना है ना आपको, तो आपको बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए आपका। आपने एग्जाम दिया है ना, सो हाउ वाज द पेपर, कंसेप्चुअल पेपर है। अच्छा, जब भी पेपर कंसेप्चुअल आता है ना, सोशल मीडिया शोर मचाने लगता है, पेपर मुश्किल आ गया, ये हो गया वो हो गया। अरे कुछ नहीं होता यार, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। बच्चे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, मेहनत करते हैं, और हमें पहले दिन से पता होता है पास होगा। उनके लिए नहीं टफ होता क्या पेपर, सबके लिए होता है ना। यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, हार्ड वर्क। सीए सिर्फ हार्ड वर्क मांगता है आपसे, और हार्ड वर्क का मतलब 18 घंटे की पढ़ाई नहीं होता, लेट मी क्लियर। हार्ड वर्क मतलब जितनी देर पढ़ रहे हो ना, बस पढ़ रहे हो, फिर आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। और ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, तो इसको तो पढ़ते टाइम गोली मार दो। ठीक है, और फिर आप मुझे बताओ कि भाई नौकरी नहीं मिली, पेपर में कोई बात समझ में नहीं है, कैसे नहीं आएगा। दो तरह की गलती बच्चा करता है सीए में, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैंने जो सीखा है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, मेरे को 10 साल, कोर 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, एक डिकेड निकाल दिया मैंने। मैंने एक चीज सीखी है, या तो एक बच्चा प्रिंसिपल एरर करता है, और प्रिंसिपल एरर वो तब करेगा जब वो गलत संगति में होगा, मतलब गलत आदमी के साथ बैठा होगा, गलत टीचर से उसने क्लास ली होगी। और दूसरी वो करेगा क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर आपके हाथ में है, और प्रिंसिपल एरर्स को ठीक करवाना हमारा काम है। अगर ये दोनों बातें तुमने संभाल ली, तो फिर कौन सी गलती करोगे आप कोई और गलती करोगे ही नहीं ना। सोचो, कोई और गलती कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते है। और आपके फेस पे लिखा होता है, आप बिलीव करो या मत करो, आपके चेहरे पे लिखा होता है, बस एक आदमी चाहिए होता है जो उसे पढ़ ले कि भाई इसको समझ आया कि नहीं आया। पता होता है, हमें तो पता हो, मेरे को तो पता होता है यार कि इसको कितना समझ आया अभी। तो चेहरे पे आ जाता है कि हाँ आ गया समझ, आ गया तो ठीक है। ठीक है, तो जब मेरे को, ऐसा नहीं है, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेले। देन आई रीच टू अ पर्सन, तो उन्होंने कहा बिफोर, आप फोकस किस पे कर रहे हो, कंटेंट पे, बट यू शुड फोकस ऑन योर ऑडियंस। यार ऑडियंस को तुम्हारा कंटेंट तब समझ में आएगा जब आपकी बातें उनको समझ में आएंगी। ठीक है, पहले मैं क्या करता था, मैं आई कांटेक्ट नहीं करता था बच्चों से, शुरू किया था जब मैंने पढ़ाना, तो मुझे लगता था ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा ऐसे, तो मुझे आपके पास पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मेहनत करो बस, और बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, अच्छा बुरा सब छोड़ दो, दोनों ही चीजें यहीं एग्जिस्ट करती हैं, अच्छा भी यही है और एग्जिस्ट भी, बुरा भी यही है, दोनों इधर ही है। अपने को क्या करना है, अपने को बस चिल करना है, चिल करना है अपने को, सिर्फ स्ट्रेस नहीं लेना यहाँ पे। यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रेशर आपके कॉपी पे दिखेगा, वो नहीं चाहिए अपने को। आपके पास हार्डवर्क करने का टाइम है, एनर्जी है, आप करो, अभी टाइम है आपके पास, तो बढ़िया है, हो जाएगा, मेरे हिसाब से हो जाएगा, और आप सब बढ़िया पढ़ते हो। ठीक है, पीपल विल कम एंड गो, सब लोग एक क्लास आते हैं, फिर वो 4 जगह और घूम के आते हैं। यार हमें पता होता है यार, भाई कहीं नहीं मिलने वाला है तेरे को, तो चला जा। हो सकता है पहले दिन तेरे को कलरफुल लगे कहीं पे, लेकिन अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ जैसा पहले दिन है ना, हम ऐसे ही लास्ट दिन भी बैठे हैं आपके साथ, ऐसे ही बैठे हैं, पेपर जब तक खत्म नहीं हो जाएगा ना, यही रहेगा कॉपरेशन लेवल। कभी डांट के पढ़ा देंगे, कभी प्यार से पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर, तो ये चीज है। तो लास्ट क्लास के अंदर
हमारी बातों में से कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें निकल के आई थी, थोड़ी नॉलेज इंप्रूव करता हूँ आपकी मैं, ये काम आएगी आपको। पार्लियामेंट में, हम पार्लियामेंट की बात करते हैं पहले। सबसे पहले कोई भी बात, कोई भी मुद्दा एक वाइट पेपर पे लिखा जाता है। किस पे लिखा जाता है? व्हाइट पेपर पे। और वो व्हाइट पेपर कहाँ पहुंचता है बच्चा? वो व्हाइट पेपर पहुंचता है कहाँ पे? यहाँ पे। यस, ठीक है। अब देखो, ये व्हाइट पेपर के ना दो अंजाम होते हैं लोअर हाउस में। या तो रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाएगा तो कहाँ पे जाएगा? डस्टबिन में। डस्टबिन में जाएगा, फाड़ के डस्टबिन में जाएगा। एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा? व्हाइट पेपर एक्सेप्ट होते ही बन जाएगा क्या? एक बच्चे ने वर्ड बोला था ड्राफ्ट। आई डोंट नो इसने कैसे बोला, ये कहां से सुना था? लॉ की क्लास में थोड़ा मैंने एनहांसमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब ये पहुंच गया यहाँ पे, ये हो गया ड्राफ्ट, ठीक है। अब ये जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट कहाँ पहुंचेगा? अपर हाउस। अपर हाउस में इस पे डिस्कशन होगा, राइट। और मोस्टली क्या होता है, ये ड्राफ्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिल में। और ये बिल किसके पास पहुंचता है? प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, राइट। तो बिल जब प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा, उनकी एसेंट के लिए तो उस पर सिग्नेचर दे देंगे। जनरली प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं करते, वो या तो करेक्शन के लिए भेजते हैं, या तो वो उसे करेक्शन के लिए भेजते हैं, या फिर वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। थोड़ी बहुत करेक्शन है, वो करेक्शन करके उसे एक्सेप्ट करके सिग्नेचर कर दिया जाता है, देन वो कहलाता है एक्ट। क्या कहलाता है? एक्ट। इसकी कहानी आज सुनाऊंगा मैं आपको डिटेल में। ये एक्ट वैक्ट क्या होता है, इनकी सारी कहानी समझाऊंगा मैं आपको। सेक्शन किसे कहते हैं, एक्ट किसे कहते हैं, इनका काम क्या होता है, वो सब समझेंगे। ये सब हमारे बेसिक है यार, ये पूरा अगले 5 महीने काम आने वाली चीजें हैं। तो इनको अगर हमने हल्के में ले लिया कि यार अपने को नहीं पता एक्ट कहाँ यूज करना है, लॉ कहाँ यूज करना है, वी डोंट नो सेक्शन का मतलब क्या होता है, तो हाउ वुड यू यार कंफर्टेबल कैसे फील करोगे? तुम खुद बताओ मुझे, हैं? आप कंफर्टेबल कब फील करोगे? जब आपको मीनिंग पता होगा किसी भी चीज का, मतलब जब हमें पता होता है ना यार, मजा आ जाता है बच्चों। बोलो हाँ या ना? चलो, तो सर ये हो गया, सिस्टम बन गया हमारा। पार्लियामेंट से आया है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकती है। मेरी बात आपको समझ आ रही है क्या? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकती है और पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। लेकिन अब ये जो मैटर हम पढ़ रहे हैं ना, ये मैटर था रेवेन्यू का। टैक्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। और हमें इसको बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, मेन सोर्स। टैक्सेस आर द मेन सोर्स। तिलों को जितना मीसा जाएगा उतना तेल निकलेगा, हाँ या ना? तो सोच के बताओ, दोनों सरकारें आपस में लड़ पड़ेंगी कि नहीं? जैसे ही दोनों लड़ेंगी, संविधान बनाने वाले इस बात को जानते थे, संविधान लिखने वाले इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने एक नए आर्टिकल को जन्म दिया। नए आर्टिकल में पावर्स को डिवाइड किया गया। नए आर्टिकल को दिया गया नाम डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर। पावर हैज बीन डिवाइडेड अंडर शेड्यूल 7। कहां डिवाइड करी गई पावर? शेड्यूल 7 में डिवाइड करी गई। शेड्यूल 7 में 3 हिस्सों में पावर बांटी गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, 3 हिस्सों में हमारी पावर्स को बांटा गया। जब 3 हिस्सों में हमारी पावर्स को बांटा गया, तो हमने सबसे पहले यूनियन लिस्ट को देखा। यूनियन लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर किसी भी मैटर पे लॉ बनाने की किसको दी गई? पार्लियामेंट को दी गई। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ये इंटरफेयर नहीं करेंगे और ये उनसे पूछेंगे नहीं, हाँ या ना? इस देश में पार्लियामेंट को बड़ा भाई जैसा माना गया है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को छोटा भाई, ठीक है। तो बड़े को पावर, बड़ी पावर्स दी गई, जैसे डिफेंस की पावर बड़े को दी गई। सोच के देखिए, एंट्री नंबर 1 है इसमें डिफेंस को लेके। हमारी आर्मी किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट के? सोच के देखो कि अगर हमारी आर्मी स्टेट के कंट्रोल में होती तो योगी जी के जहाज दिल्ली में घूम रहे होते और दिल्ली के हरियाणा में, हाँ या ना? और हरियाणा वालों के एमपी में घुस गए होते, तो रोज झगड़ा होता ना इस बात पे कि तुम्हारी आर्मी हमारे यहाँ कैसे, तुम्हारी एयरफोर्स हमारे यहाँ क्या कर रही है, लड़ाई होती ना। लेकिन क्या ऐसा है? एयरफोर्स तो हमारी हम सबकी है। एयरफोर्स एक्चुअली पार्लियामेंट की है कि गवर्नमेंट की है? पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट, देश की संसद, हाँ या ना? तो उसके पास उसको लेके पावर्स हैं सारी की सारी, ठीक है।
स्टेट लिस्ट में जितनी भी पावर्स हैं वो सब की सब स्टेट गवर्नमेंट की हैं। जितनी भी पावर्स स्टेट लिस्ट में वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट उन पे लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को मिली जुली पावर है। फॉर एग्जाम्पल में ये दोनों बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने इन दोनों को मिली जुली पावर दे दूं, लेकिन किसी एक को फिर अलग से बुला के बोलूं थोड़ा ध्यान रखियो तेरे से उम्र में छोटा है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कभी जरूरत पड़ेगी, कॉन्करेंट लिस्ट में मिली जुली पावर है, लेकिन बात किसकी सुनी जाएगी? पार्लियामेंट की, बड़े भाई की सुनी जाएगी। हाँ या ना? मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82। सर जी एंट्री का कंसेप्ट समझाओ क्या है? एंट्री बेसिकली नथिंग। एंट्री क्या है? एंट्री टेक्निकली एक बस आप समझ लो लिस्ट है ना, लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट, आपकी लिस्ट मैंने बनाई तो उसमें मैंने आपका नाम जिस नंबर पे डाला तो वो नंबर बन गया आपकी एंट्री नंबर। तो एंट्री नंबर 82 में टैक्सेस को लेके बात हुई। कौन से टैक्सेस? जो किस पे लगाए जाएंगे? इनकम पे लगाए जाएंगे। यहां से क्वेश्चन डेवलप होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पहले डेवलप होते थे, आजकल तो केस बेस्ड सिनेरियो है। ठीक है, तो यहां से पहले क्वेश्चन डेवलप हुआ करते थे कि ये बताओ इनकम टैक्स की ओरिजिन एंट्री कौन सी है? इनकम टैक्स की ओरिजिन एंट्री कौन सी है? तो एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स की ओरिजिन एंट्री है। यहां से इनकम टैक्स निकलता है, जन्म होता है उसका। देखना क्या लिखा हुआ है, टैक्सेस ऑन इनकम। टैक्सेस ऑन इनकम। तबरेज भाई टैक्सेस ऑन इनकम तो लिख दिया मैंने, इसको इतना सीधे साधे शब्दों से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा आपको अपना स्केप्टिसिज्म लगाना पड़ेगा, दिमाग बुद्धि अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो टैक्सेस ऑन इनकम की बात हो रही है ना, बेसिकली यहाँ पे ये बात हो रही है कॉम्प्रिहेंसिवली। मतलब अगर मेरे से कल कुलदीप ये पूछती है ना, सुमित सर कौन सी इनकम पे टैक्स है, तो बेटा एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी सभी इनकम पे टैक्स लगाने की पावर है गवर्नमेंट के पास। हाँ या ना? तो पावर कॉम्प्रिहेंसिवली डेलीगेट कर दी गई कि यार इनकम किसी भी तरह की हो, इनकम किसी भी तरह की हो। ये बच्चा पूछ रहा है सर इलीगल एक्ट से आई है इनकम। सर मैं क्या है ना, मैं सर स्मगलिंग का काम करती हूँ, अब बताओ मेरी इनकम पे टैक्स लगेगा क्या? लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम को सेलेक्टिव बेसिस पे नहीं देखा जा रहा है। किस बेसिस पे देखा जा रहा है? कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस पे देखा जा रहा है। तो यानी कि इनकम टैक्स इनकम पे लगता है एंड द अप्रोच ऑफ इनकम इज कॉम्प्रिहेंसिव। क्लियर हो गया गाइस? बात समझ आ गई आपको? तो यहां पे यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने की पावर किसके पास थी? यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास थी। तो इन्होंने डेवलप करा इनकम टैक्स लॉ। क्या डेवलप करा? इनकम टैक्स लॉ डेवलप करा। ठीक है, तो अब हम अगली बात जो करेंगे वो हम करेंगे इनकम टैक्स लॉ के ऊपर। ठीक है, तो आज का हेडिंग शुड बी बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ऐसे ही सजाने हैं आपको अपने नोट्स। ठीक है, बढ़िया से अपने नोट्स डेवलप करते जाना है आपको। सेक्शन बाय सेक्शन में एनालिसिस करवाता जाऊंगा। एक बढ़िया फेयर रजिस्टर बना लो, लगभग 200 पेजेस के आसपास का। 200 पेजेस के लगभग हम 2 रजिस्टर या 1.5 रजिस्टर अपन भरेंगे, और एक 200 पेज का रजिस्टर हम भरेंगे जीएसटी में। यानी कि जहां पे तुम्हारे कोर कॉन्सेप्ट लिखे होंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब समझते हो आप? टैक्स ट्रीटमेंट अलग होती है, कॉन्सेप्ट अलग होता है, ये काम अपन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे तुम्हें रिवीजन में बहुत हेल्प होगी। और जब हम फाइनली एग्जाम के प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी एमसीसी कंपाइलर प्रैक्टिस के लिए दी गई है आपको। ठीक है, कंपाइलर के साथ आपको क्लास नोट्स मैंने अलग से देने हैं, जो कि मैं आपको पीडीएफ्स की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, और उसके साथ आपका रजिस्टर जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स लिखे होंगे। दैट्स इट, बस उतनी सी प्रिपरेशन है हमारी। ठीक है, तो उसका आप या तो एक स्पाइरल बनवा लेना बाद में, जो नोट्स मैं आपको अलग से दूंगा, या उसको आप जैसे संभालना है, फाइल में संभालना है, फोल्डर में संभालना है, वैसे संभाल लेना। मोस्टली काम हम अपने रजिस्टर की सहायता से करेंगे। रजिस्टर हमें बहुत काम आएगा रिवीजन के टाइम में। सारे मेजर टैक्स ट्रीटमेंट कहाँ लिखे होंगे? आपके रजिस्टर पे लिखे होंगे। तो आपका रजिस्टर मेन होगा, क्योंकि क्लास से जो कुछ तुमने सीखा वो तुमने रजिस्टर में लिखा तो पैसा वसूल हो गया। सीखा और सीखने के बाद आपने उसे रजिस्टर नहीं करा तो आपका पैसा वेस्ट हो गया। ठीक है, आ जाइए बढ़ते हैं आगे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ।
बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ। हेडिंग डाल दीजिए, बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या है? एक लॉ है। हाँ जी बच्चों, इनकम टैक्स क्या है? एक लॉ है। तो क्वेश्चन अराइज होता है, लॉ क्या होता है? पता है सर हमें क्या होता है? लॉ जो होता है ना, वो एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। क्यों सर? टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। हमने कहा पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट आप एक काम करो, एक लॉ बनाओ जो इनकम टैक्स के लिए होगा। पार्लियामेंट ने पूछा कि भाई लॉ बनाने की क्या जरूरत है, लोगों को बता दो कि तुम्हें इनकम पे टैक्स देना है। तो क्या हमारे यहाँ के लोग इतने सीधे हैं? हमें उन्हें एक लाइन में खड़ा करने के लिए नियम बनाना पड़ता है। तो उनसे पैसा लेने के लिए तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे कि नहीं बनाने पड़ेंगे? हाँ या ना? सो अगर मैं इनकम टैक्स लॉ की बात करूं तो इनकम टैक्स लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, विच इज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। किसने फ्रेम करा? पार्लियामेंट नहीं तो फ्रेमिंग करी होगी ना इसकी। एक्चुअली पार्लियामेंट फ्रेमिंग करती है विद द हेल्प ऑफ, पार्लियामेंट के साथ साथ और लोग भी होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन भी होता है। ठीक है? तो पार्लियामेंट इसे फ्रेम करती है विद द हेल्प ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट। रूल्स बना रहे हैं ना बेटा हम लोग, नियम कायदे बना रहे हैं। तो रूल्स एक्चुअल में, इकोनॉमी की एक्चुअल कंडीशंस तो गवर्नमेंट को पता होती है ना। तो लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या हुआ इस बात का? हमने टैक्स लॉ नहीं बनाया होता और हमने ऐसे ही बोल दिया होता भाई कल से सब पे टैक्स लगेगा। ये लड़की कहती मैं तो नहीं दूंगी टैक्स, वो कहती यार ठीक है देशभक्ति देना पड़ेगा, दे देते हैं, चलो देश के काम आ रहा है पैसा। तो इससे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो पाती। तो हमने क्या करा, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया, समानता का अभाव ना हो। तो समानता बनाई हमने, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया लॉ से। बात समझ में आ गई कि आपको? तो लॉ जो होता है ना, वो होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन लॉ हमेशा जेनरिक, लॉ जो है वो एक जेनरिक टर्म है। जेनरिक का मतलब क्या होता है? लॉ इज अ जनरल टर्म। तो वेन एवर वी से एक्ट, तो एक्ट इज अ स्पेसिफिक। एक्ट ऑफ व्हाट? तो इनकम टैक्स एक्ट। लॉ क्या था? लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। क्लियर हो गई बात? तो व्हाट इज एक्ट? एक्ट है प्रोविजन ऑफ लॉ। एक्ट क्या है? प्रोविजन ऑफ लॉ है। प्रोविजन ऑफ लॉ मतलब प्रावधान क्या है कानून के, तो वो कहां लिखे जाते हैं? एक्ट में लिखे जाते हैं। बात समझ आई? तो एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, है ना? तो जब मैं बच्चों से पूछता हूँ बताओ बेटा क्या पढ़ना है, तो बच्चे कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है। बाबू एक्ट के साथ और भी कुछ पढ़ना होगा ना, सिर्फ एक्ट से काम थोड़ी चल जाएगा। एक्ट तो एक प्लेयर है टीम का, और भी तो कुछ प्लेयर्स होंगे यहाँ पे। आ जाओ नोटिंग करो, करो नोटिंग करो। सबसे पहले हम बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ बना रहे हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले नंबर पे आएगा, अच्छा ये पहले नंबर पे ही आएगा, दूसरे नंबर पे नहीं आएगा ये। इसकी जरूरत नंबर वन पे ही है। भाई पहले जब हम कोई टीम बना रहे होते तो कप्तान चाहिए होता है ना सबसे पहले। तो ये कप्तान है, कैप्टन है ये, इसके बाद बाकी के प्लेयर्स हैं। तो कैप्टन की जरूरत सबसे पहले हमें। तो एक्ट जो है ना, वो किसी भी लॉ की बॉडी में कैप्टन के जैसे रोल प्ले करता है। बात समझ आई? चलिए, तो पहले नंबर पे आ गया इनकम टैक्स एक्ट। अब लगे हाथों बता दो कौन से साल बनाया गया था? 1961। और अब काफी बूढ़ा हो गया है, तो कभी भी ना हम लोग से इसके लिए कॉल आ सकती है
थोड़ा फनी हो जाएगा, समझाता हूं। कोई भी एक्ट पार्लियामेंट में जन्मता है और पार्लियामेंट ही उसे डिसॉल्व कर सकती है। तो किसी भी लॉ का, किसी भी एक्ट का यमलोक कहाँ होता है? पार्लियामेंट होता है। ठीक है। तो कभी भी वो पार्लियामेंट ना अपने यमदूत को भेज सकती है, और यमदूत होता है, अगर हम रेवेन्यू लॉ की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। तो वो बंदा जो होता है ना, वही उसे डिसॉल्व कर सकता है। तो वो आएगा किसी भी दिन। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ऑलरेडी वैसे इंडिकेशन देके गई है कि मैं एक्चुअली क्या कर रही हूँ ना, नया इनकम टैक्स लॉ ला रही हूँ, यानी कि उसे डायरेक्ट टैक्स कोड बोल रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स कोड। टेक्निकली क्या है, वो कांग्रेस के टाइम में ही आना था। डिले होने का रीजन है जीएसटी। बीच में हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर रिफॉर्म्स करे। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि वाई जीएसटी कम फर्स्ट? जीएसटी पहले क्यों आया? बोलो। तो जीएसटी पहले इसलिए आया क्योंकि सरकार को मेजर रेवेन्यू सोर्स जो है ना टैक्सेस के अंदर, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। डायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट द मेजर रेवेन्यू सोर्स। डायरेक्ट टैक्सेस में हम लोगों ने बहुत ज्यादा लोगों को एंगेज नहीं कर रखा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो हमने, एक छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है ना अभी, वो जो 1.5 साल का बच्चा है ना, वो भी बेचारा क्या कर रहा है, वो भी एक्चुअल में इनकम टैक्स दे रहा है, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। वो जो कुछ कंज्यूम करने के लिए मांगता है ना आपसे, आप उसे खरीद के लाते हो, तो वो एक्चुअल में टैक्स दे रहा है वहां पे। तो इन्होंने वहां पे क्या रखा हुआ है, इन्होंने वहां पे ना ऐसे नहीं रखा कि जब आप पैसा कमाओगे तब आप टैक्स दोगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में ज्यादा रेवेन्यू है सरकार का। तो इन्होंने जब रिफॉर्म करे तो पहले किस में रिफॉर्म करे? इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर रिफॉर्म्स करे। राइट। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस के बाद अगली बारी किसकी है? डायरेक्ट टैक्सेस की रिफॉर्म्स की बारी है, क्योंकि हमने जो 1961 में जो ये लॉ बनाया था ना बाबू, ये हमारा लॉ नहीं था। हमने नहीं बनाया था ये। मतलब, नहीं मतलब, हमारा नहीं था मतलब क्या होता है बेसिकली, क्या है ना, ये वो अडॉप्टेड चाइल्ड है जिसकी मम्मी को ये पता ही नहीं है कि पापा इसको उठा के लाए हैं। अडॉप्टेड है ये। कैसे? हमारी पार्लियामेंट, हमारे ऊपर पहले क्या था, ब्रिटिशर्स का रूल था। तो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद 1860 में पहली बार हिंदुस्तान पे इनकम टैक्स इंपोज करा था। क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें बहुत नुकसान हुआ था उनका। देश आजाद कब हुआ? 1947। हाँ है ना। तो उन्होंने उस मिलिट्री मल्टनी की वजह से जो लॉसेस हुए थे उनको रिकवर करने के लिए, जो यहाँ पे रिच लोग थे उन पे टैक्स लगाया था, इनकम टैक्स। ठीक। फिर 1860 में तो लग गया था। तो किसने लगाया था? तो उस जमाने में जो इंग्लिश फाइनेंस मिनिस्टर थे, जेम्स विल्सन, ये उनका दिमाग था, तो उन्होंने लगा दिया। लेकिन क्या था, हमारे यहाँ पे ना कोई कानून नहीं था, तो लोग थोड़े अटकटाते थे, लॉ नहीं था ना। तो फिर उन्होंने इस पे क्या करा, उन्होंने इस पे लॉ डेवलप कर दिया। 1920 में लॉ डेवलप करा गया, और 21 में वो लॉ जो है उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया। तो हमने क्या करा, 1961 में जो 21 में जो लॉ पड़ा हुआ था हमारे पास, उसी की कट कॉपी पेस्ट करा बस हमने। वहां से ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिमूव कर दिया और इंडियन पार्लियामेंट वहां पे डाल दिया हमने। क्या डाल दिया हमने वहां पे? सिर्फ कुछ भी नहीं, हमने एक छोटी अमेंडमेंट करी, पहली अमेंडमेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट को हटाया और इंडियन पार्लियामेंट को वहां पे डाल दिया, बाकी सब कुछ क्या रखा? सेम। सेम रखा। फिर समय आने पर, टाइम टू टाइम हम उसमें क्या करते चले गए, बदलाव करते चले गए, तो वो बदलाव कहलाए अमेंडमेंट्स। अभी चर्चा करेंगे उनके ऊपर। तो 1961 का जो लॉ है, अभी ये अपनी क्या है, ये आखिरी सांसें गिन रहा है। वेंटिलेटर पे है, कभी भी जा सकता है। क्लियर है। लेकिन जब तक जाएगा नहीं तब तक, देखो, गांव में एक बड़ी फेमस कहावत है, आई डोंट नो आप में से कितने बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं। वहां पे एक कहावत है गांव में, जब तक दादी मरेगी नहीं तब तक खटोला मिलेगा नहीं। खटोला पता है क्या होता है? तो चारपाई, मंजी बोलते हैं पंजाबी में ना। तो मंजी होती है। तो गांव में जनरली जो शॉर्टेज होती है ना, वो किसकी होती है? मंजी की। तो एक मंजी जो है वो बीमार दादी ऑक्यूपाई करके रखती है, तो जब तक वो जाएगी नहीं तब तक वो मंजी मिलेगी नहीं, शेयर नहीं होगी। तो बेसिकली क्या है, जब तक ये है तब तक हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, जब तक ये रहेगा तब तक अपने को इसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, जो नया वाला आ रहा है वो कैसा है, मतलब आपने कभी देखा है क्या उसको? हाँ मैंने देखा उसको, सपने में नहीं देखा, एक्चुअल में देखा है वो कैसा है। ठीक है। और मैंने उसे पहली बार देखा था 2014 में। 2014 में पहली बार देखा था मैंने कि अच्छा ये वाला नया डायरेक्ट टैक्स कोड है।
ठीक है। तो बेसिकली क्या था, डायरेक्ट टैक्स कोड लाने की बात चिदम्बरम ने ऑलरेडी 2012 में कर दी थी। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने चर्चा कर दी थी कि भाई मैं डायरेक्ट टैक्स कोड लाऊंगा, डेवलप भी कर दिया था। तो उसमें मेजर चीजें जो है वो मेरे को पता है कि क्या है, कि क्या होने वाला है उसमें, वो कैसा दिखेगा। तो सर ये बताओ, ये जब हम पढ़ेंगे और अगर वो आ गया तो वो हमारे लिए अलग और ये अलग नहीं। कोई भी नई चीज जब डेवलप होती है, आप सोच के बताओ, हमने अंग्रेजों से क्या सीखा है? नंबर एक, कट कॉपी पेस्ट मारना तो उन्हीं से सीखा है ना हमने। तो जो हमारा डायरेक्ट टैक्स कोड बना होगा वो हमारे 1961 के अंदर जो लॉ हैं उनमें जो चेंजेस होने के बाद हमारे पास एक कॉपी थी, उसी में कुछ बदलाव करके नया बनाया गया होगा, हाँ या ना? पूरी तरह से तो नया नहीं है ना यार। जब अपन जीएसटी को नया नहीं बना पाए इतने साल बाद तक, तो क्या इनकम टैक्स को नया बना सकते हैं क्या? नहीं। जो नया हमारा डायरेक्ट टैक्स कोड होगा वो किस पे बेस्ड होगा? हमारे पुराने इनकम टैक्स लॉ पे बेस्ड होगा, तो इसी पे बेस्ड है। बस छोटे मोटे चेंजेस हैं। क्या है ना, जब भी अभी नया कोई आदमी आता है तो नए कपड़े पहनाए जाते हैं ना, उस कटिंग उसकी नहीं करी जाती है ना, वैसे ही दिखेगा, बस लुक नया है, बाकी बातें सब पुरानी रहेंगी उसमें। ठीक है, आ जाइए। तो 1961 इनकम टैक्स एक्ट। तो अब सवाल आता है, इनकम टैक्स हमें पता है एक टैक्स है जो इनकम पे लगता है, एक्ट का मतलब नहीं पता सर हमें, बताओ क्या होता है? बताओ, एक्ट का मतलब ये बताएगी, रुको ये बताएगी, बताओ एक्ट का मतलब। राम 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 लिख दिया उसमें मैंने। हम्म। गुड। हम्म। एक्ट। देयर वाज अ लॉ, लॉ इज जेनरिक, वी नीड इनकम टैक्स लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वो इनकम टैक्स लॉ का कानून कैसा होगा, तो वो कहां बनाया गया? एक्ट में बनाया गया। तो एक्ट इज अ प्रोविजन जिसके अंदर क्या लिखा गया है? कानून लिखा गया है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं यहां पे, एक्ट का मतलब हुआ प्रोविजन ऑफ लॉ। तुम भी लिखो, प्रोविजन ऑफ लॉ। प्रोविजन ऑफ लॉ। सर जैसे पूरा एक्ट किस में बटा होगा? सेक्शंस में। तो ये जो प्रोविजंस हैं ये किस फॉर्म में लिखे गए होंगे? सेक्शंस की फॉर्म में लिखे गए होंगे। बोलो बच्चों, एक एक्ट है उसको डिवाइड किस में किया जाता है? सेक्शन में। इट कंटेन्स, इट कंटेन्स, इट कंटेन्स 298 sections, 298 sections and 14 schedule, 14 schedules. So how many sections are there? 298 sections are there. What do you mean by a section? Section is a systematic division of an act. Section क्या होता है? Systematic division of an act. कोई एक्ट है उसमें 298 प्रोविजन है। क्या है? 298 प्रोविजन है। अब वो जो प्रोविजन है, वो प्रोविजन उस एक्ट का ही तो डिवीजन है भाई। वो जो एक्ट है उसको जब हमने डिवाइड किया तो उसमें 298 हिस्से बनाए। ऐसे समझ लो, ये दीवार पे मैंने एक अलमारी बनाई और उस अलमारी में मैंने सेक्शंस बनाए। तो एक सेक्शन आपने लड़कियों ने अपने मतलब जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए रखा, एक सेक्शन आपने अपने कपड़ों के लिए रखा, एक सेक्शन आपने जूतों के लिए रखा, हाँ या ना? तो मेरे घर पे भी जो मेरी अलमीरा है उसमें ऐसे ही रखा हुआ है, एक तरफ मेरे कुछ परफ्यूम वगैरह पड़े होंगे, एक तरफ क्या पड़ा होगा? कपड़े पड़े होंगे, मतलब रखे नहीं होंगे, पड़े होंगे, आई एम टेलिंग यू गाइस। और एक तरफ जूते पड़े होते हैं, मतलब रखे होते हैं, जूतों को रख देता हूं मैं। तो ऐसे रखा हुआ, उसमें डिवीजन बनाए हुए हैं, हाँ है ना? तो वो क्यों बनाए हुए हैं मैंने? कुलदीप बताएगी ऐसे क्यों करा हुआ है मैंने। दिमाग नहीं लगाना है, मैं फिर कह रहा हूं यार आपको,
नियम एक है मेरी क्लास का कि आपने ना दिमाग नहीं लगाना मेरी क्लास में, मन से समझना है बात को। आप दिमाग लगाओ, लॉ में लगाओ, अकाउंटिंग में लगाओ, जहां लगाना है लगाओ आप। ठीक, खाना खाते हुए लगाओ दिमाग, मेरी क्लास में मत लगाओ। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं भाई, मैंने ऐसा क्यों करा होगा, सोचो, ताकि मैं अपने काम को आसान बना सकूं, मुझे पता हो यार। एक बात बताओ, हाँ भाई एक बात बताओ कुलदीप, मैं जूतों में कपड़े ढूंढ रहा हूँ, है तो मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, सीधी बात है। तो ये 298 सेक्शंस हैं यहाँ पे, कितने? 298 सेक्शंस हैं मेरे पास। 298 सेक्शंस का अपना एक काम है। तो मैंने क्या करा, मेरे एक्ट को किस में बांट दिया? सेक्शन में बांट दिया। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो ये एक्ट हैं, बेसिकली एक्ट जो होता है वो एक सिस्टमैटिक डिवीजन होता है। क्या होता है बेटा? सिस्टमैटिक डिवीजन होता है किसका? सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ एन एक्ट, उसे क्या बोलते हैं? सेक्शन बोलते हैं। सो हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? 298 सेक्शंस। गुरुदेव बात तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ, ये 298 सेक्शन में क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा इनमें ऐसा? रुको तो सही, मैं बताता हूं। ये सेक्शंस में तुमने कहा था प्रोविजन ऑफ लॉ है। भाई एक एक्ट जो है ना वो क्या है? वो है प्रोविजन ऑफ लॉ। क्या है बेटा? प्रोविजन ऑफ लॉ। तो लॉ का प्रोविजन किस में लिख दिया गया? सेक्शंस में। सेक्शन को सर ने बोल दिया डिवीजन ऑफ एन एक्ट, हाँ या ना? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? तो इनकम टैक्स में टैक्स लगेगा किस पे? इनकम पे, हाँ या ना? तो वो इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? पहला, सबसे पहला प्राइमरी वर्क मेरा यही होगा कि उस इनकम को मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, कंप्यूट कैसे करूंगा। यही तो लिखा होगा, हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। क्योंकि जिस इनकम पे टैक्स लगेगा उस इनकम को मैं टैक्सेबल इनकम कहता हूं। तो यहाँ पे लिखा होगा ना क्या क्या होगा इसमें, और क्या क्या होगा, ये सेक्शंस क्या क्या कवर करते होंगे। ये सेक्शंस में कवरेज आता होगा हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेबल इनकम कौन सी इनकम होती है? जिस इनकम पे मैं टैक्स लगा सकता हूं, जिस इनकम पे मैं टैक्स लगा सकता हूं। तो हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? अरे सी इंटरमीडिएट वाले बच्चों, तुम्हारा इनकम टैक्स का मेन कोर सी इंटरमीडिएट में यही वाला पार्ट है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। और दूसरा कुछ और नहीं है क्या हमारे कोर्स में? है ना, हाउ टू पे टैक्स। तो ये सेक्शन कौन से हैं? ये हैं पेमेंट ऑफ टैक्स से जुड़े हुए सेक्शंस आपके। बताओ मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? और मजे की बात बताऊं आपको, बोलो ना यार, बताऊं कि नहीं बताऊं? मजे की बात यह है कि तुम्हारा सिलेबस बस इतना सही है, देखो 298 सेक्शन में से तुम्हें सिर्फ वही सेक्शंस पढ़ने हैं जो आपको बताते हैं टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट करनी है और उस पे टैक्स पे करना है, कैसे कैसे टैक्स पे करना है। सर जी ये भी बता दो, टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने के, तो टैक्सेबल इनकम इज अ इनकम जिस पे टैक्स लगेगा। तो सर इनकम टैक्स में टैक्सेबल इनकम हम वो नहीं ले सकते क्या जो अकाउंट्स में निकाली है ना? इनकम टैक्स में टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करने के लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे क्या? सर जी हमें पढ़ने पड़ेंगे हेड्स ऑफ इनकम। क्या पढ़ने पड़ेंगे बच्चा? हेड्स ऑफ इनकम पढ़ने पड़ेंगे। ये लोग सारी बात यहीं खत्म कर देता हूँ। मेरा जो एक्चुअल में जो मेरा बेसिक का डिस्कशन है ना, मैं उसमें तुम्हारा ओवरऑल टैक्स ले लेता हूँ। तो मैं तुम्हें ओवरऑल टैक्स में से घुमा लाऊंगा एक बार, और फिर अपन चैप्टर नंबर 1 को शुरू करेंगे। ऑल्दो दिस इज और चैप्टर नंबर 1। तो मुझे एक बात बताओ, जल्दी से बताना, हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम के लिए आई नीड टू चेक और आई नीड टू गो ऑन हेड्स ऑफ इनकम, हाँ या ना? तो टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा हेड्स ऑफ इनकम। और पता क्या है, देर आर 5 हेड्स, देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। जहां पे आप इनकम कंप्यूट करते हैं ना, वहां पे 5 हेड्स हैं। यानी कि इनकम टैक्स में टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने के लिए मुझे हेड्स ऑफ इनकम को पढ़ना पड़ेगा। और मेरे पास कितने हेड्स ऑफ इनकम है?
मेरे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, तो बच्चों को पता होने चाहिए वो कौन से हेड्स हैं, कौन से हेड्स हैं, जरा हमें पता होने चाहिए। आ जाओ दोस्तों, फटाफट से आप मेरे साथ आ जाइए, लिखना शुरू करिए। यार इससे बढ़िया सब्जेक्ट तुम्हें कोई लग जाए ना तो तुम मेरा नाम बदल देना, और बताओ क्यों भाई, हैं? अच्छा, देखो पहला हेड इनकम, अंडर हेड सैलरीज। कॉन्सेप्ट है, सुबह जब हम घर से निकलते हैं तो बहुत सारे लोग नौकरी पे जा रहे होते हैं, हैं? बहुत सारे लोग जॉब पे जा रहे होते हैं। पापा क्या करते हैं? सॉरी, ओके, वो तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, इधर देखो, वहां तो इनकम पे टैक्स ही नहीं है, लेकिन नए वाले टैक्स लॉ के अंदर ना कुछ गड़बड़ करेगी गवर्नमेंट। नहीं आया ना, मम्मी हाउसवाइफ है, ओके। आपके पापा क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। आपकी, आपका नंबर अभी आएगा। आपके पापा क्या करते हैं? एयरफोर्स से रिटायर्ड हो गए हैं, उनका नंबर भी अभी आएगा थोड़ी देर में। आप बताओ। जॉब करते हैं? सीनियर अकाउंट्स मैनेजर हैं, तो वो सुबह जॉब पे जाते हैं। बस मेरे को कुलदीप एक चीज़ बता दो, जॉब का मतलब क्या होता है? कभी डिस्कशन होगा ना घर पे, तो जॉब का मतलब क्या होता है? जॉब मीन्स व्हाट? आपने तो एंट्री नंबर 82 का फायदा उठा लिया, मेरे पापा ने भी उठाया था। हैं? हाँ, मेरे पापा ने भी उठाया था ये फायदा। नहीं, गुड। तो आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हैं आप? तो कहाँ से? ये एक तो तूने मास्क पहन रखा है, आधी आवाज तो बाहर ही नहीं आती। अब बता। हाँ हाँ, अरे मैं यूपी से ही हूँ, फिरोजाबाद से हो, ये बोलो ना आप। बहुत क्रिकेट खेला है मैंने फिरोजाबाद में, पता है। चलो, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कुलदीप, कि जॉब का मतलब क्या होता है? यस, जॉब मीन्स कोई आदमी जो काम बताएगा वो हमें करना पड़ेगा। नहीं, तो मतलब सैलरी वाले वो लोग जो क्या करते हैं, कि साहब ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो। सैलरी का मतलब हो गया जॉब से आया हुआ पैसा। जॉब का मतलब होता है जहां पे एक आदमी काम बताता है, और जो काम बताता है वो कौन होता है? एम्प्लॉयर, और जो काम करते हैं वो होते हैं एम्प्लॉई। ठीक है, सही है। तो जहां पे ये रिश्ता स्टैब्लिश कर गया, तो वहां पे मुझे बस इतना बता दो, पैसा किसको दिया जाता है? कौन देता है? तो ये बंदे को मैं पेयर बोल दूं, कोई दिक्कत तुम्हें है? एक मिनट, दिव्या तेरे को दिख रहा है मैंने जो लिखा है? दिव्या, अरे तेरे को दिखाई दे रहा है क्या मैंने जो लिखा है यहाँ पे? जवाब दे जल्दी। हम्म, ये मैंने जो ग्रीन पेन से लिखा है, तेरे को दिखा ये? दिखा क्या? दिखा? एम्प्लॉयर कौन होता है? पेयर। और एम्प्लॉय कौन होता है? पेई, जिसे पैसा मिल रहा होता है। तो इनकम अंडर हेड सैलरी में हम टैक्स किसे कर रहे होते हैं? एम्प्लॉयर को कि एम्प्लॉय को? रुक जाओ, बताओ। एम्प्लॉयर को कि एम्प्लॉय को? दिमाग नहीं लगाना है सर जी, जिसको पैसा मिल रहा है, जिसको पैसा मिल रहा है, किसको मिल रहा है पैसा? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को मिल रहा है ना पैसा। पैसा मिल किसे रहा है? बेनिफिट किसको मिल रहा है? इनकम किसकी हुई? टैक्स किसको लगेगा? आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। चलो, एम्प्लॉय को। तो हम इनकम अंडर हेड सैलरी में बेसिकली किसको टैक्स करते हैं? एम्प्लॉय को टैक्स करते हैं। यानी कि उसे मैं हाईलाइट कर देता हूं, भाई तेरा नंबर आएगा, तेरे को टैक्स लगेगा। ठीक है ना? भाई ये फिक्स करना पड़ेगा ना, टैक्स देगा कौन है? तो ये थोड़ी देगा टैक्स, इसका नंबर बाद में आएगा। चलो, अच्छा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं करते। और जनरली ये लोग ना कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में पाए जाते हैं, गुड़गांव में। मेरी तरफ मत देखो। तो ये गुड़गांव में पाए जाते हैं। और मतलब गुड़गांव में क्या है ना, हर दूसरे
घर में पाए जाते हैं, हर दूसरे घर में। ये कुछ नहीं करते, सुबह बैठ जाते हैं ये कैरम बोर्ड लेके, जो ज्यादा प्रो होते हैं वो बैठ जाते हैं क्या लेके, ताश लेके, कार्ड्स है उससे लेके बैठ जाते हैं, 4-5 लोगों को बिठा लेंगे, हुक्का रख लेंगे वहां पे, और सुबह से लेके शाम तक बीच में पता है ये लोग कब उठते हैं, लंच करने, और सुबह नाश्ता करके बैठते हैं। ठीक है, घर पे खड़ी है फॉर्चूनर, कुछ नहीं करते ही हैं। ठीक, तो इनसे पूछा जाता है भाई घर कैसे चलता है, तो इन्होंने बोला होता है कि यार हमारा हमारा घर जो चल रहा होता है ना, वो चल रहा होता है किराए से। किससे? किराए से। मतलब मतलब भाई हमें कुछ नहीं करना होता, लोग हमारे लिए काम करते हैं और हमें कमा के दे देते हैं। सो बेसिकली ये हेड सरकार को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो गवर्नमेंट ने इन लोगों को इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में दबोचा। कहां पे? इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी है। तो एक बात बताओ, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में हम क्या टैक्स करेंगे? सर जी हम यहां पे टैक्स करेंगे रेंटल इनकम्स। क्या टैक्स करेंगे भाई? रेंटल इनकम को टैक्स करेंगे। तो बताओ मुझे रेंटल इनकम किसके एंड में टैक्स होएगी? ऑनर के एंड में, प्रॉपर्टी का ऑनर होगा कोई, उसके एंड में टैक्स होएगी। हाँ या ना? तो यहाँ पे हम रेंटल इनकम को टैक्स कर देंगे। ऊपर हमने सैलरी से आई हुई इनकम कर दी, यहाँ पे हमने रेंटल इनकम को टैक्स कर दिया। अब हम चलते हैं इसके बाद भाई के हमारे। क्यों भाई? अब बताओ पापा क्या करते हैं? सर पापा बिजनेस करते हैं। अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूं किस चीज का बिजनेस करते हैं, क्योंकि बिजनेस तो बिजनेस होता है, किस चीज का होता है उसे छोड़ दो। ठीक है सर जी, उस हेड को नाम दिया जाता है इनकम अंडर हेड पीजीबीपी है। दोबारा से, पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड, किसको टैक्स करने की बात कर रहे हैं हम लोग? सर जी हम यहां पे टैक्स करने की बात कर रहे हैं प्रॉफिट्स को, और प्रॉफिट्स के साथ साथ बिजनेस से आने वाले गेन्स को हम टैक्स करने की बात कर रहे हैं। तो यहां पे सारे बिजनेसमैन लोग आ गए। ठीक है, बढ़िया सर, समझ में आ गई बात, ये वाली बात क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आया इंटरेस्टिंग हेड, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे पास ना मेरे दादाजी ने मेरे नाम पे एक विल करी थी, एक जमीन दी थी उन्होंने मुझे, आज से 20 साल पहले। जब मैं 12 साल का था तो मेरे दादाजी ने मेरे नाम पे एक जमीन करी थी। तो वो जो जमीन है वो मैंने बेच दी। तो 12 साल पहले जब उन्होंने विल करी थी तो दादाजी ने वो जमीन जब दादाजी 12 साल के थे तब खरीदी थी। तो काफी टाइम हो गया। कितने की खरीदी थी हमें याद नहीं है, लगा लेते हैं, फिगर लगा लेते हैं, 10,000 की खरीदी होगी। ठीक है, और मैंने वो बेची है 10 करोड़ की। कितने की बेची है? 10 करोड़। क्या हुआ? गेन? गेन कैसे? 10,000 का माल 10 करोड़ में बिक गया, तो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, इस वजह से ये 10 करोड़ का बिका। तो मेरे को फायदा ही फायदा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये फायदा विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ या टर्नओवर हुआ? टाइम। टाइम मतलब आप समझो कितना टाइम तक वो वहां ऐसी पड़ी रही और फिर वो मैंने बेच दी। तो इस तरह के किसी भी फायदे को सरकार, इस तरह के होने वाले किसी भी बेनिफिट को गवर्नमेंट कहां कवर करती है? कैपिटल गेन्स में कवर करती है। कहां कवर करती है बेटा? कैपिटल गेन्स में कवर करती है। शाबाश, सुनो तो सही। डोंट यू थिंक सो यहां पे जो एक्टिविटी हुई है ये एक्टिविटी कुछ स्पेशल है? हाँ है ना? स्पेशल है ना? सी, ये ऊपर वाली तीनों एक्टिविटी कैसी हैं? नॉर्मल। हम
आमतौर पे देखते हैं ऐसा, लेकिन ये एक्टिविटी हम आमतौर पे देखते हैं क्या? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये स्पेशल बात है? बोलो। तो ये एक्चुअली स्पेशल इनकम कही जाती है, स्पेशल इनकम। इस पे स्पेशल तरीके से टैक्स लगता है। बात समझ आई आपको? व्हाट अबाउट फिफ्थ एरो? तो ये जो फिफ्थ एरो है, ये बड़ा साधारण सिंपल सी बात करता है। कहता है यार देखो ऐसा है, नौकरी करते हो, सैलरी में जाओ, रेंटल्स कमाते हो बिल्डिंग से, रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग। बेटा मैं यहां पे हाउस प्रॉपर्टी लिख सकता था, लेकिन मैंने बिल्डिंग लिखा, तो सभी हाउस प्रॉपर्टी बिल्डिंग के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, वो मैं ज्यादा डिटेल में बात उस चैप्टर में करूंगा जाके, जो वो पर्टिकुलर चैप्टर हम पढ़ेंगे। प्रॉफिट और गेन्स हैं तो बिजनेस में चले जाओ, एसेट को बेचा है तो कैपिटल गेन में चले जाओ, एसेट को बेच के फायदा हुआ है तो कैपिटल गेन में चले जाओ। अभी मैं ये कुर्सी बेच देता हूं आपको, मैंने 500 की खरीदी, तूने मेरे को 300 दिए, तो फायदा थोड़ी हुआ? 200 का क्या हुआ? घाटा। लॉस मत बोलो, क्या हुआ? घाटा हुआ। क्या फर्क है? पढ़ाऊंगा, डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अच्छा आखिरी में क्या बचा? IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पहले मेरे को लिखने दो, मैं लिख लेता हूं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर आपने यहां पे अंडर हेड नहीं लिखा, कोई बात नहीं, वो लिखने में गलती हो गई मुझसे। इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस भी लिख सकते हो। व्हाट इज अदर सोर्सेस? सो देयर आर 4 मेन सोर्सेस। सैलरी यानी कि नौकरी इज द सोर्स। सैलरी का सोर्स क्या है? जॉब। प्रॉपर्टी का सोर्स क्या है? पीजीबीपी का सोर्स क्या है? कैपिटल गेन का सोर्स क्या है? एसेट को बेच के कुछ कमाया तुमने, गेन आया। इसके अलावा अगर कोई और सोर्स से पैसा आता है और वो पैसे पे टैक्स लगना जरूरी है, उस पैसे पे टैक्स लगाया जाएगा, तो वो कौन से हेड में लगाया जाएगा साहब? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। गाइज बस एक छोटी सी बात और बता दूं, ये सभी बातें ना मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं आपके साथ। हेड्स ऑफ इनकम 5 ही होंगे, पहले 6 होते थे, फिर 5 कर दिए। 6 होते थे पहले, एक और अलग से हेड हुआ करता था, तो उसको हटाया और उसको हटा के दूसरा, उसको हटा के ना, उसको हम लेके गए और एक दूसरे हेड में मर्ज कर दिया। मैं जब हेड्स ऑफ इनकम पे आऊंगा डिटेल में बात करूंगा। सो दिस इज अवर सेक्शन नंबर 14। मैंने कोई भी बात अपने मन से नहीं करी है। सेक्शन 14, सैलरी हेड में जॉब से आई हुई इनकम जाएगी, ये कौन कहता है? सेक्शन 15। ठीक है, रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगी, ये कहता है सेक्शन नंबर 22। हाँ या ना? सेक्शन क्या होता है? डिवीजन ऑफ लॉ, डिवीजन ऑफ एन एक्ट इज सेक्शन। तो जब मैं सेक्शन 22 में जाऊंगा, 22वें नंबर की अलमारी में जाऊंगा, तो वहां मुझे कौन मिलेगी? हाउस प्रॉपर्टी। डन, ओके। पीजीबीपी सेक्शन नंबर 28, कैपिटल गेन सेक्शन नंबर 45, सब सेक्शन 1, 45 से याद रख लेना। एंड व्हाट अबाउट अदर सोर्सेज? सेक्शन नंबर 56, सब सेक्शन 1। हाउ मेनी sections are there? 5 sections are there. All these sections are called charging section. क्या बोलते हैं इनको? चार्जिंग सेक्शन। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो सर, दोज सेक्शन विच प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ चार्ज। एक बेस देते हैं हमें कि इस बेस पे तुम यहां पे टैक्स चार्ज कर लेना। तो इफ somebody is doing job, okay, we will charge tax under head salary. Okay guys, so for computing taxable income we need to go heads of income, and in heads of income we need to study following section as a charging section. अच्छा, चार्जिंग सेक्शन के बाद इनके कुछ फॉलोवर सेक्शंस भी हैं। डन। एक सवाल है, जनरल क्वेश्चन है, जब मैंने किसी हेड में इनकम अर्न करी होगी, तो डेफिनेटली उस इनकम को अर्न करने के लिए हो सकता है मैंने कुछ खर्चे करे हो। हो सकता है ना भाई, मैंने कुछ खर्चे करे हो। कुछ करने के लिए ना हमें अपनी तरफ से भी कुछ एक एक्टिविटी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं धंधा कर रहा हूं, तो उसमें मेरे खर्चे होते होंगे, तो धंधे की इनकम इज प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट कैसे आया होगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो ये जो नियम है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस का, ये हर एक हेड में लगेगा। टैक्सेबल इनकम निकालते हुए रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस हर हेड में लगेगा। तो एक सेक्शन 14A है, क्या है, सेक्शन 14A, वो ये कहता है कि यार अगर तुमने किसी हेड को इनकम जनरेट करने के लिए कोई खर्चा करा होगा ना, उसे माइनस कर लेना। सर ये बात बोलने की जरूरत थोड़ी थी आपको, तो कॉमन सेंस है। लेकिन अगर ये बात लॉ में नहीं लिखी जाती तो कंफ्यूजन होती कि भाई इनकम माइनस करनी है कि नहीं, इनकम निकालते हुए खर्चा माइनस करना है कि नहीं करना। तो क्लियर कर दिया कि नहीं बेटा आपको खर्चा माइनस करना है। डन है बात, खर्चा माइनस आप कर सकते हो, लेकिन अब वो खर्चा कैसे माइनस करना है वो हेड में लिखा होगा। तो आप मुझे बताओ तुम्हें इतनी सी बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का, पक्की बात है? अब आ जाते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स पे। इनकम टैक्स की पेमेंट ऑफ टैक्स जो होती है ना, वो एक्चुअली 3 तरीके से हो सकती है। मैं बस उसको लिखवा के छोड़ रहा हूं। टैक्स की पेमेंट कैसे होगी, पहले टैक्सेबल इनकम निकलेगी, उस पर तुम रेट ऑफ टैक्स लगाओगे तो टैक्स अमाउंट आ जाएगी, और उसको तुम पेमेंट करोगे। तो उसकी पेमेंट करने के लिए तुम्हें 3 रास्ते बताए गए कि देखो साहब, पहला रास्ता है सेट सेल्फ असेसमेंट टैक्स, दूसरा रास्ता है एडवांस टैक्स, टैक्स एडवांस में दे देना, और तीसरा रास्ता है टीडीएस। सर जी इनके बारे में थोड़ा बातचीत हो जाए तो मैं करूंगा बात इन पे, अभी रुक रहा हूं मैं यहाँ पे। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टैक्स की पेमेंट करने के लिए ये 3 रास्ते हैं, ठीक है। टैक्स की जब भी पेमेंट होगी तो 3 रास्ते यूज करेंगे हम लोग, यानी कि हम इनको, ये हमारा लास्ट स्टेप है। डन, यहां तक बात समझ आ गई? तो तुम्हें एक्ट का यूज समझ में आ गया? एक्ट का यूज तुम्हें समझ आ गया क्या है? तो एक्ट तो भैया मेन काम करने वाली चीज है हमारे लिए। तो बताओ एक्ट से अकेले काम चल जाएगा क्या, या कुछ और भी चाहिए होगा? इस एक्ट को ठीक से इंप्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए होंगे क्या, रूल्स। कैसे? जैसे आपने यहां देखा एक पीजीबीपी करके एक हेड लिखा मैंने, तो पीजीबीपी के अंदर इनकम कैसे निकलती है, बताओ पीजीबीपी की इनकम हम कैसे निकालते हैं? कोई एक बच्चा बता दो बिना दिमाग लगाए। सर पीजीबीपी की इनकम निकालने के लिए ना हमें पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ता है, हाँ या ना? सर इधर हमारी सारी इनकम आती है और इधर हमारी बिजनेस के सारे खर्चे आ जाते हैं, बोलो हाँ या ना? बेटा इन खर्चों में एक खर्चा होता है बिजनेस का ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट खर्चा होता है डेप्रीशिएशन, याद है आपको? डेप्रीशिएशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ बिजनेस वालों के लिए रेलिवेंट होता है, आम आदमी के लिए डेप्रीशिएशन का कोई रोल नहीं होता। तो डेप्रीशिएशन किस पे लगता है? डेप्रीशिएशन एसेट, एसेट की जो वैल्यू हम धंधे में यूज कर लेते हैं ना, वो जो खर्चा होता है एसेट की वैल्यू में जो लॉस आता है ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, हम उसे क्या बोल देते हैं, डेप्रीशिएशन बोल देते हैं। बोलो हाँ या ना? प्लीज लिखना बंद करो। डेप्रीशिएशन हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेंगे, ये बात हमें एक सेक्शन ने बोल दी कि आप कर सकते हो, लेकिन हम डेप्रीशिएशन को निकालेंगे कैसे, ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है। भाई हमें बताया गया कि आप डेप्रीशिएशन को माइनस कर लेना, सो वी नो दैट डेप्रीशिएशन एसएलएम से भी निकल सकता है, डब्ल्यूडीवी से भी निकल सकता है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से भी निकल सकता है, एन नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर। डन। तो डेप्रीशिएशन को निकालने के लिए हमें जो तरीका यूज करना है, यहां पे एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, वो जो हमें यूज करना होता है, तो वो कौन सा होगा? तो इन्होंने बताया रिटन डाउन वैल्यू मेथड से लगा लेना। फिर हमने पूछा भाई रिटन डाउन वैल्यू में रेट तो बता दो, तो रेट ये एक्ट में बताना भूल गए। जब इन्होंने एक्ट लिखा ना, तो वहां पे ये रेट बताना भूल गए। अब एक्ट इंप्लीमेंट हुआ, जनता में पहुंचा, जनता ने पूछा भाई साहब तुमने रेट तो बताया ही नहीं। तो इस तरह की छोटी छोटी कंफ्यूजन्स को रिमूव करने के लिए जो इन्हें टाइम टू टाइम आएंगी, इन्होंने एक्ट के अंदर ही एक सेक्शन में अपने आप को पावर दे डाली। किन्होंने दे दी पावर और किसको दे दी पावर? पार्लियामेंट से एक्ट आया था। अगर हमें इसमें कुछ ऐड करना हो तो वापस पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। लॉन्ग कट है कि शॉर्टकट है? एक शॉर्टकट बनाना पड़ेगा, बोलो ना, एक शॉर्टकट बनाना पड़ेगा। तो एक शॉर्टकट बनाया गया रूल्स के थ्रू। तो सेकंड कॉन्सेप्ट आया, आपने शायद हो सकता है कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा, सेकंड पॉइंट, और उसका नाम दिया गया इनकम टैक्स
रूल्स, गाइस ये रूल्स बनाए गए थे 1962 में, है ना। तो रूल्स क्या होते हैं? रूल्स होते हैं जिनको एक्ट को प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया जाता है। तो रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रॉपर, फॉर द प्रॉपर implementation, for the proper implementation of an act we required rules। ठीक है, तो एक्ट सही से, एक्ट जो है वो सही से इंप्लीमेंट कब हो पाएगा? रूल्स के हिसाब से वो सही से इंप्लीमेंट हो पाएगा। अगर हमारे पास रूल्स नहीं होंगे तो क्या वो ठीक से अप्लाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर। नंबर 3, रूल्स का यूज समझ में आ गया सर? रूल्स का यूज एक्ट की वजह से है, एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल लगेंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि रूल लगाए कि नहीं लगाए? तो एक्ट में जहां जहां वर्ड लिखा होगा एज प्रेस्क्राइब्ड, क्या लिखा होगा? एज प्रेस्क्राइब्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे क्या लगा हुआ है? रूल्स लगा हुआ है, वहां पे कोई ना कोई रूल लगा हुआ है इनकम टैक्स का। थर्ड नंबर पे आ जाओ दोस्तों, एंड थर्ड नंबर इज, जो हमारा थर्ड नंबर है, तीसरा पॉइंट है, बॉडी का तीसरा पार्ट, एनुअल फाइनेंस। पहले सारे लिख लो, एनुअल फाइनेंस एक्ट। एक मिनट, एनुअल फाइनेंस एक्ट हटाओ, एनुअल फाइनेंस बिल लिखो, एक्ट मत लिखना। फिर लिखो, चौथे नंबर पे लिखो सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। और आखिरी में लिखो, लास्ट में लिखो, फिफ्थ पॉइंट, जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस, ये 5 चीजें मिलके क्या बनाती है? बॉडी बनाती है। एनुअल फाइनेंस बिल का काम बता दो सर क्या है? बेटा बिल का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं। बिल का मतलब होता है प्रपोजल। कौन लाता है? गवर्नमेंट लाती है, रूलिंग गवर्नमेंट प्रपोजल्स लाती है। क्यों लाती है? टू मेक सम चेंजेस। क्यों लाती है? टू मेक, लिख दो, टू मेक चेंजेस इन एग्जिस्टिंग लॉ ऑब्लिक एक्ट। एग्जिस्टिंग एक्ट में अगर कोई चेंज लाना है तो वो चेंज सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू आ सकता है? फाइनेंस बिल के थ्रू आ सकता है। बोलो बच्चों, और इसकी एक पूरी प्रोसेस है, आई टीच यू द प्रोसेस, ठीक है। बट आपको समझ आ गया इसका काम क्या होता है? तो इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें जो चेंजेस आए होते हैं ना, वो सारे चेंजेस किसका पार्ट होते हैं? इनकम टैक्स लॉ का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो बाय लेटेस्ट हमारे पास आज की डेट में फाइनेंस एक्ट 2024 है, आप इसे बजट भी कहते हो। तो आपकी एग्जामिनेशन में 24 एप्लीकेबल होता है, आपके पेपर में फाइनेंस एक्ट 24 एप्लीकेबल होता है, तो वो पढ़ना है आपको। अच्छा, अब तुमने चेंजेस कर दिए, चेंजेस कर दिए तो तुम्हें वो चेंजेस, क्या चेंजेस करे वो कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा। या तुमने चेंजेस कर दिए और अगले दिन से तुम बस चालू हो जाओगे? नहीं ना, जनता को बताना पड़ेगा ना, साहब ये चेंजेस करें। तो ये चेंजेस कम्युनिकेट भी तो करने पड़ेंगे। तो कम्युनिकेट करने के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा? तो कम्युनिकेट द चेंज, आपको क्या लाना पड़ेगा? सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस। तो नोटिफिकेशन के थ्रू आप क्या करोगे? चेंजेस को कम्युनिकेट करोगे, जनरल पब्लिक को कम्युनिकेट करोगे, हाँ या ना? सर अगर हमारे लॉ पे कोई क्वेश्चन डेवलप हो गया, लॉ है
और लॉ पे क्वेश्चन डेवलप हो गया, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन नरेंद्र मोदी जी से पूछ सकते हो क्या? क्वेश्चन पूछने के लिए तो आप कोर्ट में ही जाओगे ना, या वो सुनेंगे आपकी बात? भाई कोर्ट जाना पड़ेगा ना। तो अब जुडिशियल डिसीजंस में दो पार्टीज आ जाती हैं, एक आ जाती है हाई कोर्ट और एक आ जाती है सुप्रीम कोर्ट। एक हाई कोर्ट है और दूसरी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट का जजमेंट एक स्टेट पे एप्लीकेबल होता है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है लॉ ऑफ लैंड। क्या होता है बेटा? लॉ ऑफ लैंड। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, जस्ट लाइक ओरिजिनल लॉ। तो ये सब के सब जो जुडिशियल डिसीजंस और ये सब हैं, ये सब हमारे इनकम टैक्स लॉ का ही क्या है? हिस्सा है। गॉट इट? सो बॉडी समझ आ गया आपको अच्छे से? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपको? बढ़िया से समझ आ गई बात? कोई कंफ्यूजन है? तो सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन के काम एक्चुअल में क्या है? चेंजेस को कम्युनिकेट करना, और रूल्स का काम क्या है? प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। और इसको आप और बढ़िया से समझ लो, रिमूवल ऑफ डाउट। रिमूवल ऑफ डाउट्स, हाँ या ना? तो डाउट्स को रिमूव करने के लिए ना कई बार रूल्स में भी बातें लिखी जाती हैं और सर्कुलर्स भी लाए जाते हैं, तो इस पे डिस्कस करेंगे और चीजें। यहां तक की बातें समझ आ गई आपको? तो ये आपका बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ प्रिपेयर हो गया आज। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम करेंगे। ठीक है? थैंक यू गाइस।